सालों से एक ही रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, इवन काफी सारे एक्स्ट्रा घंटे आप देते हैं कि कैसे जैसे करके काम पूरा हो जाए, लेकिन ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। और ऊपर से जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वहां पर तो आपको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन वो पता नहीं कब अचीव होगा। कोई कहता है मेहनत करो, कोई कहता है स्मार्ट काम करो, बट एग्जैक्टली करे तो क्या करे? आपके पास है ना आज की ये समरी। तो बस अब आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना है इस समरी पर, क्योंकि यहाँ पर आपको 7 वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस के बारे में पता चलेगा, जो आप डेली अप्लाई करके अपने और अपनी टीम मेंबर्स के लिए एक अच्छा वर्क रूटीन बना सकते हैं। आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए और ज्यादा मेहनत और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। है ना कमाल की न्यूज? स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको बस इन टेक्निक्स में मास्टर बनना होगा, जो आगे चलकर आपको ग्रेट रिजल्ट देंगे। साथ ही आप थकान से बचकर पहले से बेहतरीन पर्सनल लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। वाओ, ये सुनकर के तो मजा आ रहा है ना? क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस होगा तो जिंदगी ना अमेजिंग होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीगलर रूबी पारेख आपके साथ, और आइए इस समरी को शुरू करते हैं। गीगल पर आज की समरी का नाम है ग्रेट एट वर्क, हाउ टॉप परफॉर्मर्स डू लेस, वर्क बेटर एंड अचीव मोर, जिसके राइटर है मॉर्टन हैंसन। इस समरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बुक के ऑथर मॉर्टन हैंसन ने भी कॉर्पोरेट जॉब में सेम यही चीज एक्सपीरियंस की थी। वो रात रात भर जागकर अपने ऑफिस के सारे काम निपटाते थे। उन्हें भी यही लगता था कि अगर जी तोड़ मेहनत करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगी। बाद में उन्होंने अपनी कोवर्कर नेटली का आउटपुट देखा। उन्होंने नेटली का आउटपुट स्टडी किया और महसूस किया कि वो उनसे बेटर आउटपुट देती है। उन्होंने ये भी देखा कि नेटली बिना ओवर टाइम किए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ही काम करती है। नेटली का वर्क परफॉर्मेंस देखकर हैंसन हैरान थे। इसलिए उन्होंने वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर, यानी कड़ी मेहनत नहीं होशियारी से काम करो का तरीका एक्सप्लोर करने का डिसीजन लिया। इस बारे में उन्होंने रिसर्च की और वर्क स्मार्टर की 7 प्रैक्टिसेस को डिस्कवर किया। इसमें पहले 4 प्रैक्टिस अपने काम में मास्टर बनने की तरफ इशारा करती हैं और बाकी की 3 प्रैक्टिस दूसरों के साथ परफेक्टली काम करने का तरीका बताती है। ये वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस आपको टैलेंट, लक या ज्यादा घंटे काम किए बिना अपनी पूरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। इस तरीके से आप अपने करियर गोल्स अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में एक ग्रेट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए ग्रेट लाइफ की इस जर्नी को शुरू करते हैं, जानते हैं इस प्रोसेस को, समझते हैं और अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला चैप्टर है डू लेस देन ऑब्सेस। ऑफिस में कई अलग अलग तरह के काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। इसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है जो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और प्रोडक्टिव बने रहे। आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा होता है हाई स्ट्रेस और थकान। लेकिन आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। उतना ही काम कीजिए जो आपकी कैपेसिटी में हो और अपने काम को लेकर के ज्यादा चिंता करना छोड़ दो। पहला वर्क स्मार्ट प्रैक्टिस है सिर्फ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देना और उन पर फोकस करना। चलिए हम यहाँ पर ना कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कैथी 56 साल की है। वो एक कार के पार्ट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर है। कैथी अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देकर खुद को प्रोडक्टिव रखती है, जबकि जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उन पर वो ज्यादा फोकस नहीं करती। दूसरी तरफ मारिया है जो 50 साल की है और एक बैंक में मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है। मारिया का प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत सारा काम करने पर डिपेंड करता है। नतीजा ये होता है कि इतनी सारी एक्टिविटीज के बाद वो एकदम थका हुआ फील करने लगती है। सूजन बिशप का भी मारिया जैसा ही हाल है। बिशप एक एग्जीक्यूटिव सर्च कंसल्टेंट है जिन्हें अपने क्लाइंट से अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट मिलती रहती है और उसे कस्टमर्स को खुश रखने के चलते उनकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ता है। बिशप ज्यादा से ज्यादा टास्क लेने को तैयार रहती थी, लेकिन इस मल्टीटास्किंग की वजह से वो किसी भी एक टास्क को पूरा टाइम और एफर्ट नहीं दे पाती है। तो मल्टीटास्किंग इफेक्टिव नहीं होता है। आपका ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। मिलान के इटालियन जजेस पर की गई एक स्टडी से ये बात निकलकर सामने आई कि जो जज एक केस को पूरा करने की बजाय दूसरे केस भी साथ में सॉल्व करते हैं, वो केस को पूरा करने में ज्यादा समय लेते हैं, जबकि वो जज जो एक समय पर एक ही केस हाथ में लेते हैं
वो जल्द से जल्द उस केस को निपटा देते हैं। यानी एक साथ कई टास्क हाथ में लेने से काम का प्रोसेस स्लो हो जाता है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जीरो ओनो जो 91 साल के हैं, वो हमेशा क्वालिटी वर्क की इंपॉर्टेंस पर फोकस करते हैं। ओनो एक सुशी शेफ है जिनका अपना रेस्टोरेंट है। उनके रेस्टोरेंट में रोज सिर्फ 20 पीस सुशी बिकती है। ओनो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जो 20 पीस सुशी वो बेच रहे हैं वो सबसे बेहतरीन तरह से बनी हो और हर पीस का टेस्ट एकदम परफेक्ट हो। हर पीस को परफेक्ट बनाने के लिए ओनो अपना पूरा टाइम और एनर्जी लगा देते हैं। यानी उनका फोकस इस बात पर रहता है कि वो जो 20 पीस बेचे हैं जो टेस्टी हो, बजाय इसके कि वो 20 से ज्यादा पीस बेचे जो कि बेस्वाद हो। इसलिए प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस पर कितना एफर्ट लगाते हैं या लगा रहे हैं और कितनी डिटेल में आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर फोकस रखें और उसमें तब तक सुधार करते रहिए जब तक कि आपको परफेक्ट रिजल्ट ना मिल जाए, चाहे इसके लिए आपको दूसरे काम को अवॉइड करना पड़े, क्योंकि एक साथ कई टास्क करने से आपका अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है। तो डू लेस देन ऑब्सेस प्रिंसिपल को काम के स्टेप्स को सिंपल बनाकर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक प्रेजेंटेशन में 15 स्लाइड्स को एक पेज पर लाया जा सकता है। इसके लिए आपको पूरे टॉपिक के लिए बेस्ट आउटलाइन चूज करनी होगी। आप खुद से पूछ सकते हो मेन प्रॉब्लम क्या है और एक ग्राफिक यूज कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे। आप हर एक टॉपिक के फर्क को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए फोकस भी काफी इंपॉर्टेंट है। टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप टाइम से पहले ही डिस्ट्रैक्शंस को पहचान लेंगे तो उन्हें वक्त रहते दूर कर सकते हो। जैसे मान लो आपने एक बुक लिखने का गोल बनाया है। ईमेल या सोशल मीडिया देखने की इच्छा को खत्म करने के लिए आप अपने इंटरनेट ब्राउजर, मैसेजिंग और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को हटा सकते हैं ताकि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपनी बुक कंप्लीट कर सके। आप अपने काम के स्कोप को लेकर अपने बॉस की उम्मीद को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका बॉस आपको बिना क्लियर डायरेक्शन के ज्यादा काम दे रहा है तो आप कोई स्पेसिफिक टास्क सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस टास्क को आपको पूरा एफर्ट देना है ताकि एक्सीलेंट रिजल्ट डिलीवर किया जा सके। आप अपने बॉस से ये भी पूछ सकते हैं कि आपके टास्क को रीप्रायोरिटाइज करने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे आपको सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पर फोकस करने में हेल्प मिलेगी। अगला चैप्टर है रीडिजाइन योर वर्क। अगर आप बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने तरीकों को रीडिजाइन करना होगा। जैसे कि ग्रेग ग्रीन जो कि क्लिंटन डेल हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, उन्होंने रीडिजाइनिंग प्रिंसिपल यूज किया था। क्लिंटन डेल स्कूल के पुराने और इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स की वजह से वहां के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस वजह से स्टूडेंट्स का फोकस, एग्जाम में मार्क्स और ग्रेजुएशन की रेट कम हो रही थी। ग्रीन ने इन सारे मुद्दों को अपने हाथ में लिया क्योंकि इससे स्कूल की परफॉर्मेंस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लिंटन डेल की टीचिंग और लर्निंग मेथड को रीडिजाइन करके स्कूल की खराब परफॉर्मेंस को पलटकर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में बदल देंगे। ग्रीन ने वो कोचिंग मेथड अप्लाई किया जो उन्होंने अपने बेटे के बेसबॉल की लिटिल लीग टीम में यूज किया था। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि गेम के बेसिक्स सिखाने के लिए ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस वीडियोस काफी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इन वीडियोस में जो एग्जाम्पल दिए गए थे जिन्हें उनके बेटे की टीम फॉलो कर सकती थी और उन्हें विजुअलाइज कर सकती थी। इतना ही नहीं, प्लेयर्स जब चाहे उन वीडियोस को रीप्ले या स्टडी भी कर सकते थे। तो ग्रीन को उन्हें बार बार सिखाना भी नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो पहले से तैयार होकर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। इससे प्रैक्टिस टाइम का भी बेहतर इस्तेमाल होने लगा। कोच की बातें सुनने और आगे क्या करना है ये पता करने की बजाय प्लेयर्स प्रैक्टिस टाइम में भी डायरेक्ट खेलने चले जाते थे। ग्रीन ने ये मेथड क्लिंटन डेल हाई स्कूल में अप्लाई किया जहां स्टूडेंट्स घर पर बैठे लेसन सीख सकते थे और स्कूल में अपना होमवर्क कर सकते थे। यहाँ पर उनका गोल ये था कि स्टूडेंट्स आपस में और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज को और उसे किस तरह अप्लाई किया जा सकता है उसे बढ़ा सके। ग्रीन का मानना था कि स्टूडेंट्स को घंटों क्लासरूम में बैठाकर रखने की बजाय इस मेथड के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। और घर पर होमवर्क करना भी इनइफेक्टिव था क्योंकि अगर मान लो उन्हें किसी सब्जेक्ट में
कोई डाउट हुआ तो उनका डाउट कौन दूर करेगा? ग्रीन ने जब इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया तो क्लास का 80% टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और 20% बच्चों को सिखाने के लिए यूज होने लगा। इस स्ट्रेटेजी की वजह से टीचर्स को वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने में मदद मिली और स्टूडेंट्स को और ज्यादा स्टडी टाइम मिलने लगा। स्टूडेंट्स के फेल होने का रेट भी कम होने लगा और ग्रेजुएशन रेट बढ़ने लगी। रीडिजाइनिंग प्रिंसिपल का मतलब है ज्यादा काम नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना, और ये आउटपुट से वैल्यू प्रोड्यूस करने से भी जुड़ा हुआ है। ये प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है जब आप किसी गोल को उसके कंट्रीब्यूशन को टारगेट किए बिना ही अचीव करने में बिजी होते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए एक इंजीनियर का टास्क है कि उसे एक क्वार्टरली प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है, इंजीनियर अपना सारा टाइम रिपोर्ट बनाने में खर्च करता है ताकि वो इसे टाइम से भेज सके। ये एक गोल है जो पूरा किया गया, पर क्या कंपनी को इस रिपोर्ट से वाकई में कुछ फायदा हुआ? प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपनी परफॉर्मेंस को काम के वैल्यू के बजाय नंबर ऑफ आउटपुट से मेजर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है डॉक्टर, जो अपनी परफॉर्मेंस को सही डायग्नोसिस करने की बजाय पेशेंट ने कितनी बार विजिट किया है उससे डिसाइड करते हैं। उनका ध्यान पेशेंट के फायदे से ज्यादा इस बात पर रहता है कि वो अपना पर्सनल गोल अचीव कर सके। इसलिए करंट वर्क हैबिट्स को रीडिजाइन करना स्मार्ट वर्क करने का सीक्रेट है। ये प्रैक्टिस इंसान को एनकरेज करती है कि वो गोल्स के बजाय ज्यादा वैल्यू देने पर ध्यान दे, क्योंकि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और दूसरों को भी फायदा होगा। जिस एग्जाम्पल के लिए एक एलिमेंट्री स्कूल के टीचर को एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने की बजाय स्टूडेंट्स को मैथ्स में इंप्रूव करने में मदद करनी चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कॉल सेंटर के सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का, जिसे पहले कॉल में ही क्लाइंट की प्रॉब्लम फिक्स करने का फोकस करना चाहिए बजाय हर घंटे में 10 क्लाइंट से बात करने के। इसलिए टर्म बेनिफिट्स टू अदर्स का मतलब है ऐसा वर्क आउटपुट देना जो कंपनी, कलीग्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और डिपार्टमेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अगला चैप्टर है डोंट जस्ट लर्न, लूप। किसी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए। हर रोज किसी काम को रिपीट करना जरूरी होता है, लेकिन इंसान को एक्टिवली अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए। उसे हर प्रोग्रेस को एनालाइज करना होगा और कोच से फीडबैक भी लेना होगा। फीडबैक की मदद से आपको अपनी कमियां सुधारने और फिर से प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ये एक मेथड है जो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा फास्ट सीखने में हेल्प करेगा, साथ ही आपके सीखने की सक्सेस रेट को भी बढ़ाएगा। लर्निंग की क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी चीज सीखने के लिए आपको इस बात पर फोकस करना होगा कि प्रोग्रेस करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं। बिना सोचे समझे प्रैक्टिस ना करें या सेम चीजों को रिपीट ना करें जब तक कि वो लक की वजह से वो सही ना हो जाए। इन इफेक्टिव ट्रिक्स की मदद से लर्निंग लूप को यूज करें। पहला, इंप्रूव करने के लिए बदलाव कीजिए। दूसरा, नए तरीके और नई स्ट्रेटेजीज को ट्राई कीजिए। तीसरा, अपने फेलियर से सीखिए। चौथा, क्यूरियस बनिए यानी जानने की इच्छा रखिए। पांचवा, एक्सपेरिमेंट करते रहिए कि आपके लिए क्या काम कर सकता है। जैसे कि ब्रिटनी गैविन एक हॉस्पिटल में फूड और न्यूट्रिशन सुपरवाइजर है। उनकी टीम पेशेंट्स, उनके परिवार, विजिटर्स और एम्प्लॉयज को खाना प्रोवाइड कराती है, लेकिन जिन्हें वो लोग फूड सप्लाई करते हैं वो उनके टेस्ट और खाने की क्वालिटी से खुश नहीं है। ब्रिटनी ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि उनकी टीम अपनी सर्विस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकती है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी टीम को कैसे एनकरेज करे कि वो उनका आइडिया सुनने को तैयार हो जाएं। जब वो कोई सवाल करती थी तो मेंबर्स चुप रहते थे। ब्रिटनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया। यहाँ उनके कोच स्टीव ने उन्हें मीटिंग में सवाल पूछते समय आइडियाज जनरेट करने का तरीका सिखाया। सीधे ये पूछने की बजाय कि क्या आपके पास कोई आइडिया है, आपको ये पूछना चाहिए, आपके पास फूड सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई आइडिया है। ब्रिटनी ने कोच स्टीव के सजेशन को अपनी टीम पर यूज किया। एक मेंबर ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पेशेंट के दरवाजे पर नॉक करके अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए कि वो मील सर्विस के एम्प्लॉय है। ब्रिटनी को ये आइडिया पसंद आया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसके बाद फॉलो अप सवाल क्या पूछे। बाद में कोच स्टीव ने उनसे पूछा कि मीटिंग कैसे रही, तो ब्रिटनी ने बताया कि वो दूसरा सवाल नहीं पूछ पाई। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाया। लर्निंग लूप का एप्लीकेशन लगातार सीखते रहने के बारे में है।
ब्रिटनी के केस में उन्होंने पहले एक स्ट्रेटेजी सीखी जो उन्होंने अपने टीम मेंबर्स से इफेक्टिवली सजेशन मांगने के लिए यूज किया। सेकंड, ब्रिटनी ने कोच स्टीव से जो कुछ भी सीखा था वो यूज किया और फिर अपने टीम मेंबर्स से मिले आउटकम को मेजर किया। थर्ड, उन्होंने कोच स्टीव से आउटकम के बारे में पूछा और उनका फीडबैक सुना। फोर्थ, उन्होंने फॉलो अप सवाल पूछने के लिए एक नया प्लान या स्ट्रेटेजी बनाई। जब ब्रिटनी और उनकी टीम की मीटिंग हुई तो ब्रिटनी का सारा फोकस नई स्ट्रेटेजी अप्लाई करने पर था। उन्होंने इसे थर्ड लूप में रिपीट किया जब तक वो अपनी टीम के साथ लगातार कम्युनिकेट करने में एक्सपर्ट ना हो गई। फाइनली ब्रिटनी लगातार लर्निंग लूप मेथड रिपीट करती गई और अपना टारगेट गोल अचीव कर लिया। इस तरह ब्रिटनी का अपने हर लूप में अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के तरीके ने उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प की। साथ ही वो एक लर्निंग लूप में बेसिक स्टेप्स भी सक्सेसफुली अप्लाई करने में कामयाब रही। फर्स्ट, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स के जवाब को मेजर किया। सेकंड, उन्होंने अपने कोच को उसके बारे में बताया और उनसे उन्हें एक्सपर्ट फीडबैक मिला। थर्ड, ब्रिटनी ने फीडबैक और फर्स्ट आउटकम के बेसिस पर एक नई स्ट्रेटेजी क्रिएट की और लास्ट में उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अप्लाई की और एक बार फिर से जवाब को मेजर किया। फीडबैक लूप के रिजल्ट के तौर पर मीटिंग में आइडियाज और भी बेहतर तरीके से जनरेट किए गए और फूड सर्विस की क्वालिटी में भी काफी सुधार देखने को मिला। अगला चैप्टर है पी स्क्वायर्ड यानी पैशन एंड पर्पस। पैशन एक अच्छा मोटिवेशनल फोर्स है वो करने के लिए जो आपको पसंद है। हालांकि कई बार आपको अपना पैशन अनदेखा करके दूसरी चीजें करनी चाहिए। ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप पैशन को फॉलो करने या उसे अनदेखा करने की कश्मकश में फंस जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा पैशन हमारे पर्पस से मैच करे। पैशन और पर्पस अलग अलग होते हैं। पैशन का मतलब है जो चीज आपको पसंद है उसे एंजॉय करना, जबकि पर्पस एक टारगेट वैल्यू होती है जो आप अचीव या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसके अलावा पैशन का मतलब है एक ऐसा करियर चुनना जिसमें कि आपको पता है कि आप अच्छे हैं और आपको जिससे सेटिस्फैक्शन मिले, जबकि पर्पस वो काम है जिससे आपको और दूसरों को फायदा पहुंचे। तो इस फर्क के बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पैशन और पर्पस दोनों को अप्लाई करना चाहिए। अब जरा ये एग्जांपल देखते हैं। थेरेसा 10 सालों से एक बायोमेडिकल इंजीनियर है। वो प्रोडक्ट टेस्ट करती है, डेटा कलेक्ट करती है और इसके बाद फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट सबमिट कर देती है। यानी ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि मेडिकल प्रोडक्ट सेफ और FDA अप्रूव्ड हो। थेरेसा में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस है, लेकिन उसकी जॉब उसे एक्साइटिंग नहीं लगती। उसे कंपनी में कंट्रीब्यूट करना तो पसंद है, पर ये काम उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देता। थेरेसा के केस में हम देख सकते हैं कि उसमें पैशन की कमी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैरियान का, जो कि एक प्रोग्राम मैनेजर है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स क्रिएट करती है। मैरियान को अपना काम पसंद है, लेकिन इसमें उसे सेंस ऑफ पर्पस नजर नहीं आता। वो इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स इसलिए क्रिएट करती है क्योंकि उसे ये पसंद है, पर कंपनी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है ये बात उसे समझ नहीं आती। मैरियान के केस में हम बोल सकते हैं कि उसमें पर्पस की कमी है, जबकि जेनेविव थेरेसा और मैरियान से अलग है। जेनेविव एक होटल में कंशियर्स यानी जो गेस्ट को रिसीव करता है और उनके किसी भी रिक्वेस्ट को पूरा करता है, वो है जो गेस्ट की रिक्वेस्ट को पूरा करने का काम करती है, जैसे कि अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में बताना, शॉपिंग टिप्स देना और थिएटर टिकट बुक करना वगैरह है। उसे इस होटल में काम करना काफी एक्साइटिंग लगता है क्योंकि वो नए नए लोगों से मिल पाती है। जेनेविव दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना चाहती है और उसकी जॉब उसे अपना पैशन पर्पस के साथ मैच करने का मौका देती है। वो लोगों के साथ बातें करना, एंजॉय करने के साथ ही उन्हें एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस भी देती है। इस काम में उसे पूरी जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है और साथ साथ यादगार एक्सपीरियंस भी होते रहते हैं। वो अपने काम में एक्सपर्ट है क्योंकि उसमें लोगों के साथ इंटरैक्ट करना और पर्पस का नेचुरल टैलेंट है। इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए आपको अपना पैशन और पर्पस दोनों यूज करना होगा। इन प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन पी स्क्वायर्ड कहलाता है। पी स्क्वायर्ड तब अचीव होता है जब आप उन चीजों को वैल्यू और पर्पस देते हो जो आपको करना पसंद है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको जिम में वर्कआउट करना पसंद है, ये आपको काफी एक्साइटिंग लगता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आप अपना ये पैशन जरूर फॉलो करते हैं। आप इसलिए भी इसे एंजॉय करते हो क्योंकि आपका एक पर्पस है और वो है फिट और हेल्दी रहना। हालांकि कई बार आप इससे बोर भी होते होंगे क्योंकि एक ही एक्टिविटी को रिपीट करना बोरिंग लगता है। इसका सलूशन है कि एक पर्पस ढूंढा जाए और उसे अपने पैशन से मैच किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर करना चाहते हो,
दूसरों की मदद करके खुशी होती है, आपको लगता है कि आपको उनके काम आना चाहिए और इस सोसाइटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना भी जरूरी है। आप एक प्रोग्राम प्लान करने और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मोटिवेट होते हो। इसके बाद आप अभी भी दूसरों की जरूरतें देख पा रहे हो, इसलिए आप अपना कंट्रीब्यूशन इंप्रूव करने का माइंड बनाते हो ताकि बहुत से और लोगों का भी भला हो सके। इस केस में आप अपने पैशन और पर्पस दोनों से काम करते हो, जिससे आपका और आपकी कम्युनिटी दोनों का भला हो सके। इसलिए पैशन और पर्पस मिलकर के आपको एक्साइटमेंट, खुशी और इंस्पिरेशन देते हैं। ये आपकी ड्राइविंग फोर्स की तरह है जो आपको कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको पसंद हो और जिसकी वैल्यू हो, इंस्पायर करता है। ये आपको एनर्जी देता है और अपने काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मौका भी देता है। पैशन के साथ अगर सेंस ऑफ पर्पस भी होना, तो ये आपको अपना काम लगातार करने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ तक समझने के बाद अब अगला चैप्टर है जिसके बारे में जानते हैं, फोर्सफुल चैंपियंस। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप खुद स्मार्ट काम कर सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम ये बताएंगे कि अपनी टीम के साथ मिलकर स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। कोलैबोरेशन, टीम वर्क और एडवोकेसी यानी किसी चीज को सपोर्ट करना, ये सब मिलकर वर्कर की परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। खुद अपनी स्किल्स के बावजूद भी कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के साथ काम करने से अच्छे रिजल्ट और फायदे होते हैं। बेशक इससे अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, खासकर तब जब किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो इसके लिए पावर पॉइंट और ईमेल के जरिए अपना पॉइंट प्रेजेंट करना इफेक्टिव तरीका नहीं है। इस प्रैक्टिस का नतीजा फिर से वही निकलेगा, डूइंग मोर यानी ज्यादा करना, और ये काम करने का स्मार्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं है। इसका सोल्यूशन बस यही है कि आप फोर्सफुल चैंपियंस की 2 स्किल्स में एक्सपर्ट बन जाएं। पहली स्किल है लोगों के इमोशंस को जगाकर उन्हें इंस्पायर करना। राइटर और एक्टिविस्ट माया एंजेलो का मानना है कि लोग ये कभी नहीं भूलते हैं कि आप उन्हें कैसा फील कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लीडर्स जब कोई कैंपेन करते हैं तो वो अपने गोल्स, प्लान्स और फ्यूचर विजन के जरिए लोगों को संतुष्ट महसूस कराकर सपोर्ट हासिल करते हैं। दूसरी स्किल है पक्का इरादा और पैशन। अपोजिशन को हराने के लिए आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, जिसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी भी शामिल है, जैसे कि ये पता करना कि आपके ओपोनेंट के इरादे क्या हैं और उन्हें राजी करने के लिए कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करना। जिस एग्जाम्पल के लिए, इयान टेलफोर्ड एक यंग सेल्स मैनेजर है जो एक इंडस्ट्रियल आइटम इपॉक्सी ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। इपॉक्सी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसे फ्लोरिंग, कोटिंग और दरारों को रिपेयर करने में यूज होता है। टेलफोर्ड डाउ केमिकल में काम करते हैं जो इपॉक्सी को बड़ी बड़ी कंपनीज को डायरेक्ट बेचते हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन बेचने की पहले कभी कोशिश नहीं की है। टेलफोर्ड ने उन्हें अपनी वेबसाइट e-epoxy.com क्रिएट करने का सजेशन दिया। साथ ही उन्होंने एक और चीज ऐड की। उनका कहना था कि इपॉक्सी को कम प्राइस में बेचा जाना चाहिए ताकि उनका प्रोडक्ट छोटे कस्टमर्स तक भी पहुंच सके। हालांकि कुछ वर्कर्स को ये स्ट्रेटेजी खास पसंद नहीं आई, क्योंकि बड़े कस्टमर्स डायरेक्ट मार्केट के बजाय ऑनलाइन इपॉक्सी खरीद सकते थे। कुछ लोगों को ये आइडिया ठीक लगा क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा कन्वीनियंट, मैनेज करने में आसान और फायदेमंद था। फिर टेलफोर्ड ने लीडरशिप टीम के साथ भी डिस्कस किया, लेकिन वहां पर भी सभी की राय अलग अलग थी। उन्होंने इसके फायदे गिनाए, लेकिन 12 में से 9 लीडर्स ने ना कह दिया था। लीडर्स ये भी सोच रहे थे कि अगर इपॉक्सी कम प्राइस में अवेलेबल हुआ तो बड़े कस्टमर्स वही लेना ज्यादा पसंद करेंगे। टेलफोर्ड का आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सेकंड चांस मांगा और अगले 3 महीनों के अंदर एक और प्लान क्रिएट किया। टेलफोर्ड ने इस बार लीडर्स के नजरिए से अपना प्रपोजल तैयार किया। उन्हें पता था कि सारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेकर था। टेलफोर्ड ने नया प्लान बनाया अपने बड़े कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस के साथ फर्स्ट क्लास सर्विस ऑफर करने का। उन्होंने ये भी ऐड किया कि epoxy.com नए कस्टमर्स को एक प्रोमो कोड ऑफर करेगी और उन्हें इपॉक्सी के हर परचेज पर डिस्काउंट देगी। हालांकि टेलफोर्ड के इस नए प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अपनी तीसरी कोशिश में टेलफोर्ड ने स्ट्रेटेजी चेंज की। उन्होंने एक फेक ईमेल बनाया जिसमें उन्होंने ऑनलाइन साइट क्रिएट करने के लिए एक कंपटीशन के बारे में अनाउंस किया। नतीजा ये हुआ कि 2 बड़े केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और एक बड़ी इंटरनेट कंपनी आगे आई। टेलफोर्ड के बॉस ने उनके इपॉक्सी के आइडिया में पार्टिसिपेशन को देखा। एक और मैनेजर जिन्होंने टेलफोर्ड का पक्का इरादा देखा,
और इस प्रोजेक्ट के लिए उन पर भरोसा किया और फंडिंग के लिए हरी झंडी दिखा दी। टेलफोर्ड ने इपॉक्सी के लिए एक ऑनलाइन साइट बनाने की भी ठान ली थी। उनका फोकस इस प्रोजेक्ट पर था जिसके लिए उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम किया और पूरे प्रोसेस के दौरान मॉडल को बनाने और मैनेज करने का पूरा फोकस रखा। फाइनली ऑनलाइन इपॉक्सी शॉप को पहला अपना कस्टमर ऑर्डर मिला और उसके कुछ महीनों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में भी इसे ऑपरेट किया गया। टेलफोर्ड की सक्सेस का सारा क्रेडिट उनके एफर्ट और सब्र को जाता है, जिसकी वजह से उनके मैनेजर उन पर भरोसा कर पाए। इसलिए फोर्स्ड चैंपियन के दोनों स्किल्स को अप्लाई करना इस कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि बाकी लोग सक्सेस को लेकर आपके पर्पस और डिटर्मिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं। अब अगला चैप्टर है फाइट एंड यूनाइट। एक टीम लीडर्स और मेंबर्स से बनी होती है जिन्हें शांति से और साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक टीम अगर ग्रुप में मिलकर काम करे तो कुछ भी अचीव कर सकती है। आप अकेले भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। टीम वर्क में मीटिंग्स में डिबेट करना, लोगों में कोर टास्क को डिवाइड करना, डिसीजन लेना, काम को कोऑर्डिनेट करना और प्लान को अप्लाई करना जैसी चीजें शामिल होती हैं। टीम का हर मेंबर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर मेंबर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकता है और फिर क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करने के लिए इन सबको साथ में जोड़ा जा सकता है। टीम मीटिंग्स वर्क की टारगेट क्वालिटी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ये मीटिंग टीम वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मीटिंग के दौरान ही नए नए आइडियाज प्रोड्यूस किए जाते हैं। टीम मीटिंग्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रॉब्लम, आइडिया, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी और सॉल्यूशन जैसे मामलों पर डिस्कस किया जा सकता है। प्रॉब्लम तब आती है जब बॉस बेवजह की मीटिंग्स प्लान करता है, जो मनचाहा रिजल्ट अचीव करने के लिए ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि टीम के ऊपर एक्स्ट्रा काम और वर्क हार्ड के रेपिटेटिव प्रैक्टिस का प्रेशर पड़ता है। इसका सॉल्यूशन है कि स्मार्ट टीम मीटिंग्स की जाएं, जहां लीडर्स और मेंबर्स आइडियाज एक्सचेंज कर सके, जरूरी सवाल पूछे जा सके और फाइनल डिसीजन लिया जा सके। जैसे कि बार्ट बेच बर्तन धोने के साबुन बनाने वाली कंपनी के सीईओ है। वो 2000 कंपनियों में टॉप 1% परफॉर्मर्स में से एक है। स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस जैसे लोगों से हटकर बार्ट को अनएक्सपेक्टेड रूप से कैटेगरी में शामिल किया गया है, हालांकि उनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। बार्ट से जब पूछा गया कि बाकी एरियाज में इतने ज्यादा कंपटीशन के बाद भी उनकी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सीक्रेट उनकी कंपनी की टीम मीटिंग्स में छुपा हुआ है। बार्ट ने बताया कि आपस में लड़ना भी इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। लड़ने से बार्ट का मतलब था कि मीटिंग्स के दौरान हेल्दी बहस होती थी। अच्छी लड़ाई का मतलब है कि मेंबर्स आपस में अपने आइडियाज शेयर करें, किसी मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपने सजेशंस दें और सारे सजेशंस को कंसीडर करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचे। बार्ट के टीम मेंबर्स एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, माइनॉरिटी के व्यूज को सुनते हैं और एक दूसरे को बिना डरे अपनी बात रखने का मौका देते हैं। बार्ट ने यह भी कहा कि मेंबर्स जब किसी राय के फेवर में बात करते हैं और दूसरों की राय से सहमत नहीं होते हैं, तो ये एक परफेक्ट मीटिंग होती है, क्योंकि जहां अलग अलग व्यूज होते हैं वहीं झगड़ा क्रिएट होता है और उसी से कोई हल निकलता है। बार्ट मानते हैं कि ये आइडियाज इकट्ठा करने का एक अच्छा तरीका है, जिसे यूज करने के लिए इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसी टीम मीटिंग्स में कोई फिजिकल फाइट या पर्सनल बहस नहीं होती। डिबेट सिर्फ इसलिए की जाती है कि आइडिया एक्सचेंज किए जा सके, क्योंकि मीटिंग करने का मकसद होता है कि हर एक मेंबर को बोलने, शेयर करने और किसी बात के खिलाफ बोलने का मौका मिले। उसके बाद जो भी सजेशंस प्रेजेंट किए जाते हैं उनकी बेसिस पर ही लीडर्स डिबेट के अंत में कोई डिसीजन लेते हैं। बार्ट का मानना है कि ऐसे कंफर्टेबल मीटिंग्स जहां मेंबर्स अपने बोल्ड आइडिया शेयर करने से कतराते हैं, उससे बेहतर वो मीटिंग है जिसमें खुलकर बहस होती है और जहां सबकी बात सुनी जाती है। टीम मीटिंग के दौरान मेंबर्स की आपसी बहस उन्हें और भी बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करती है, क्योंकि एक दूसरे के सजेशन पर बहस करने के बाद वो साथ मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। अब आता है अगला चैप्टर, द टू सेंस ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन यानी सहयोग या एक साथ मिलकर काम करने में दो तरह की गलती हो सकती हैं, जिन्हें अंडर कोलैबोरेशन और ओवर कोलैबोरेशन कहते हैं। अंडर कोलैबोरेशन तब होता है जब ग्रुप मेंबर्स का आपस में ज्यादा इंटरैक्शन नहीं होता, सिर्फ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है, जबकि ओवर कोलैबोरेशन में कलीग्स का आपस में बहुत ज्यादा इंटरैक्शन होता है।
इन दो तरह की गलतियों को अवॉइड करने के लिए डिसिप्लिन्ड कोलैबोरेशन की जरूरत होती है, जो वर्कर्स को बेहतर परफॉर्म करने में हेल्प करती है। हालांकि ग्रेट परफॉर्मेंस के लिए कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है, टीम को भी इफेक्टिव तरीके से कोलैबोरेट करने के तरीके ढूंढने होंगे। डिसिप्लिन कोलैबोरेशन में शामिल है ध्यान से सही कोलैबोरेशन एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना और बेकार की एक्टिविटीज को अवॉइड करना। एक और फैक्टर है सक्सेसफुल रिजल्ट पाने के लिए हमें स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करने होंगे ताकि हम उन चुनी हुई एक्टिविटीज को इफेक्टिवली फिनिश कर सके। डिसिप्लिन कोलैबोरेशन करने के लिए आपको ये 5 रूल्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, कोलैबोरेशन का पर्पस ढूंढना। अगर आपको पर्पस पर थोड़ा डाउट है तो कोलैबोरेट करने से मना कर दीजिए। दूसरा, एक प्लान या गोल क्रिएट कीजिए जो मेंबर्स को एक्साइट कर सके और वो प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हो सके। तीसरा है टीम को कोलैबोरेशन के रिजल्ट के लिए रिवॉर्ड दीजिए। चौथा है पैसा, टाइम और स्किल्स, ये सारे रिसोर्सेज कोलैबोरेशन में यूज कीजिए। एक भी रिसोर्स वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर रिसोर्स को कलेक्ट करना मुश्किल है तो अपने काम स्कोप यानी दायरे को छोटा कीजिए या जरूरत के रिसोर्स को बदल दीजिए। पांचवा है मेंबर्स के बीच भरोसा बढ़ाने और झगड़े या बहस से बचने के लिए ट्रस्ट बूस्टर्स यानी भरोसा बढ़ाने वाले तरीके यूज करें। कोलैबोरेशन के लिए इन रूल्स को अप्लाई करना जरूरी है। इसका एक एग्जांपल है फोर्ट डॉज हॉस्पिटल के हेल्थ लीडर्स के द्वारा यूज की जाने वाली स्ट्रेटेजी। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हॉस्पिटल स्टाफ एक गंभीर रूप से बीमार पेशेंट का ठीक से इलाज नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब हॉस्पिटल के लीडर्स ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्स और देखभाल करने वालों का बिहेवियर चेंज करने के लिए एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। लीडर्स ने 5 रूल्स अप्लाई किए क्योंकि टीम के अंदर डिसिप्लिन कोलैबोरेशन का फ्रेमवर्क नहीं था। सबसे पहले उन्होंने स्टाफ के सामने सवाल रखा कि कोलैबोरेशन के बारे में वो क्या सोचते हैं। इस सवाल का मकसद ये था कि इलाज और केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ पेशेंट को कम खर्चे में बेहतर हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। दूसरा ये कि टीम ने पेशेंट के दोबारा एडमिशन को कम करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता था। इसका मकसद था पेशेंट्स को एवरेज कॉस्ट पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तीसरा, लीडर्स ने एक रिवॉर्ड सिस्टम रखा जिससे कि मेंबर्स को अपनी ड्यूटी और भी बेहतर तरीके से निभाने के लिए मोटिवेट किया जा सके। इससे हॉस्पिटल स्टाफ को महंगे रीएडमिशन यानी दोबारा एडमिशन के इफेक्ट को समझने में हेल्प मिली। चौथा है लीडर्स ने मेंबर्स के फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए एक क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटर को हायर किया। कोलैबोरेशन एक्टिविटीज को एक लीडर चाहिए जो स्टाफ के एफर्ट को बढ़ा सके, स्टाफ को मैनेज कर सके और उन्हें गाइडेंस दे सके। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी में वीकली मीटिंग रखने से लेकर के दोबारा एडमिट किए गए पेशेंट्स की लिस्ट को रिव्यू करना और दूसरे हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट को इनवाइट करना शामिल है। कोऑर्डिनेटर का काम है मीटिंग के जरिए टीम का दूसरी टीम्स के साथ इंटरैक्शन करवाना। ये मीटिंग्स स्टाफ को अपने आइडियाज एक्सचेंज करने और एक्सपर्ट से सीखने में भी हेल्प करती है। इस तरह 5th रूल अचीव किया जाता है, जिसका मतलब है टीम मेंबर्स के बीच भरोसा बढ़ाना। फोर्ट डॉज हॉस्पिटल के लीडर्स ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया था वो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि रीएडमिशन की रेट काफी हद तक कम हो गई थी। पेशेंट्स अब मेडिकल टीम पर भरोसा कर सकते थे क्योंकि वो पूरी तरह से तैयार रहते थे और ये सब डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर गिवर्स के कोलैबोरेशन से हुआ था, जिन्होंने टारगेट रखा था अपने पेशेंट्स को एवरेज कॉस्ट पर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसलिए डिसिप्लिन कोलैबोरेशन को 5 रूल्स फॉलो करके अचीव किया जा सकता है, जिसका नतीजा होगा बेहतर वर्क परफॉर्मेंस, सेटिस्फाइड कस्टमर्स और हाई क्वालिटी रिजल्ट। और यहाँ तक पहुंचने के साथ अब बारी है कंक्लूजन की, यानी कि एक बार फिर से दोहराते हैं तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने कम काम करने, बेहतर काम करने और ज्यादा हासिल करने के स्मार्ट तरीके सीखे। यहाँ कुछ स्मार्ट तरीके हैं जो आपको अपने काम में मास्टर बना सकते हैं। डू लेस देन ऑब्सेस। जब आप कम प्रायोरिटीज पर फोकस करते हो तो अपने काम में एक्सेल करते हो। आपको नए रिक्वेस्ट या बेकार की एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। मल्टीटास्किंग के बजाय एक टाइम पर एक काम पर फोकस कीजिए। अपने काम को रीडिजाइन कीजिए। जब पुराने मेथड आपके लिए काम नहीं करते हैं तो आपको नए तरीके रीडिजाइन करने चाहिए। आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज छोड़ देनी चाहिए जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट ना करती हों। एक्सपेरिमेंट करने से और नए तरीके ट्राई करने से मत डरिए, क्योंकि हो सकता है कि अंत में आप कुछ डिस्कवर कर लें। सिर्फ लर्न मत करो, लूप करो। लर्निंग लूप बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है अपनी गलतियों से सीखने और उनके बेसिस पर नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए।
लर्निंग लूप एक साइकिल है जिसके लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस और फीडबैक की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके उन्हें सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कीजिए। पी स्क्वायर्ड का मतलब है पैशन और पर्पस। आप जब अपने पैशन को सेंस ऑफ पर्पस के साथ जोड़ देते हैं तो वो और भी मजेदार और सेटिस्फाइंग हो जाते हैं, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने पर्पस को अपने पैशन से मैच कीजिए ताकि आप उसमें एक्सेल करने के साथ साथ उसे एंजॉय भी कर सको। यहाँ पर कुछ स्मार्ट तरीके हैं जिनसे आप अपने काम को दूसरों के साथ मास्टर कर सकते हैं। फोर्सफुल चैंपियंस का मतलब है दूसरों से सपोर्ट हासिल करने की टेक्निक। इसे अचीव करने के लिए आपको उनके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना होगा और आपको सक्सेस के लिए पक्का इरादा रखना होगा। कोई नई स्ट्रेटेजी ट्राई कीजिए और तब तक हार मत मानिए जब तक कि लोग राजी ना हो जाएं। फाइट और यूनाइट टीम मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। हर किसी को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी बात रखे और अपने सजेशन शेयर करे। इस तरह टीम बेटर आइडियाज जनरेट कर पाएगी और टीम मेंबर्स को अपने अपने ओपिनियंस रखने का भी मौका मिलेगा। कोलैबोरेशन में दो तरह की गलतियां होती है, ओवर कोलैबोरेशन और अंडर कोलैबोरेशन। इसलिए एक्सीलेंट रिजल्ट पाने के लिए डिसिप्लिन कोलैबोरेशन होना चाहिए। आपके पास कोई पर्पस जरूर होना चाहिए। आपको एक प्लान बनाना होगा, लोगों को रिवॉर्ड देना होगा, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा और अपनी टीम से बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए ट्रस्ट बूस्टर का इस्तेमाल करना होगा। ये वर्क स्मार्टर तरीके किसी को भी अपने काम में टॉप परफॉर्मर बना सकते हैं। जब काम का लोड आपको थकाने लगे तो आप अपने रूटीन को इवैल्यूएट कर सकते हैं और इन 7 तरीकों को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप छोटे स्टेप से शुरुआत करते हुए डेली कंसिस्टेंट रहेंगे तो फ्यूचर में बड़े रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। इस तरीके से आप थकान कम फील करेंगे और हायर जॉब सेटिस्फैक्शन के साथ साथ बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय? साथ ही साथ नई समरी कोई है जो आप सुनना चाहते हैं गूगल पर, उसका नाम लिख भेजिए। बाकी अपना प्यार गूगल प्ले रिव्यूज में हमेशा की तरह शेयर करते रहे।